हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में मेनली जो है वो हम एनर्जी टेक्नोलॉजी में ओशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, बायोफ्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है वो मैं आप सभी को प्रैप टुडे के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रैप टुडे जो है वो बेसिकली यहाँ पर हम एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, जहाँ पर आपको डेली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो जाएंगे। तो आपके सभी यार दोस्तों को आप बता दीजिए जो भी हैं। सो चलिए आगे आज का डिस्कस करते हैं शुरू। महासागर जो है वो पृथ्वी की सतह से 70% भाग पर स्थित है। ये देखिए, अगर हम महासागर की बात करते हैं तो महासागर जो पृथ्वी की सतह का जो 70% एरिया है या जो 70% भाग है वो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो है वो वाटर है। अब उसमें देखिए, तथा तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय धाराओं व तापमान के अंतर के रूप में बहुत बड़ी मात्रा के सोर्सेज जो है वो महासागरीय ऊर्जा में देखने को हमें मिलते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो काफी ज्यादा है, जिसके कारण जिसमें जो है वो एस्चुअरी व खाड़ियां हैं, साथ ही जिसमें विद्युत उत्पादन की प्रचुर संभावना हो जाती है। तो इसमें एक ये बहुत ही बढ़िया, हम कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया इसमें सोर्सेस है, जिसको अगर अच्छे से डेवलप किया गया तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छा फ्यूचर जो है वो पर्सन का तो नहीं, बट हम कह सकते हैं कि इंडिया का भविष्य बेहतर हो सकता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा महासागरीय ऊर्जा को नई तकनीक योजना में शामिल किया गया है और इसके विकास एवं अनुसंधान पर भी कार्य जो है वो ओशन एनर्जी के अनुसंधान एवं विकास पर कार्य जो है वो चलाए जा रहे हैं। 100 से भी अधिक महासागरीय ऊर्जा की नई प्रौद्योगिकियों का जो डेवलपमेंट है वो 30 से भी अधिक देशों में, यानी 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में चल रहा है। जिसमें से इसका जो या मेन फेज है, जो अधिकांश वाणिज्यिक स्तर पर शुरुआती चरण में है या प्रदर्शन के स्तर पर, इसमें इसे जो है वो यानी महासागरीय एनर्जी जो है इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके महासागरीय एनर्जी यानी ओशनिक एनर्जी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेनली। तो मंत्रालय का उद्देश्य जो है वो देश में महासागरीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई तकनीकी विकास एवं अनुसंधान को सहयोग प्रदान करना। साथ ही देखिए, ऊर्जा की कहीं ना कहीं हम इतने टाइम पीरियड से बात करते आ रहे हैं। 3 से 4 क्लासेस हमने पढ़ ली है। 3 से 4 क्लासेस में हम कहीं ना कहीं जो है एनर्जी को लेकर प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि एनर्जी को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में। साथ में विद्युत को लेकर भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसका उत्पादन जो है वो एक बड़ी समस्या है ही। उसके अलावा इंडिया में लोगों के पास जो है वो इतने ज्यादा पैसे नहीं है। बहुत बार आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं किसी चीज की हमें चोरी देखने को मिलती है, तो क्यों देखने को मिलती है? कहीं ना कहीं हमारे पास शायद उतना जितने बजट की हमें आवश्यकता है वो बजट। बहुत बार आपने सुना होगा बिजली की चोरी। बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत ही आसानी से जो है वो बिजली की चोरी हो जाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको दूर करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। प्रेजेंट टाइम में आधुनिक तकनीकों द्वारा महासागरीय ऊर्जा का दोहन जो है वो चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या कार्य हो रहे हैं, वो सभी कार्यों को एक एक करके देखते हैं। जिसमें से जो पहला इनिशिएटिव है वो है तरंग ऊर्जा यानी वेव एनर्जी। वेव एनर्जी क्या है, किस तरीके से वर्क होता है, चलिए देखते हैं। तो तरंग ऊर्जा से यानी वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए विद्युत जनरेटर जो है वो महासागरीय सतह पर स्थापित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये महासागरीय सतह है, यहाँ पे ये पूरा वाटर है, फुलफिल्ड है। यहाँ पर जो है वो हमें क्या है, ये पूरा वाटर लेवल है। और ये जो होती है ये महासागरीय सतह होती है। ये वाला एरिया जैसे हो गया, ये वाला, ये जो हो गया ये महासागरीय सतह हो गया। तो महासागरीय सतह पर विद्युत जनरेटर स्थापित किए जा रहे हैं। ऊर्जा की मात्रा, तरंग की लंबाई, गति क्या होगी, तरंग दैर्ध्य व ये सभी जो है वो तरंग दैर्ध्य व
जल घनत्व पर निर्भर करती हैं कि इसका जल घनत्व जो है वो कितना है। साथ ही में वर्तमान में गिनती के ही प्रायोगिक तौर पर संचालित तरंग जनरेटर विश्व स्तर पर कार्य कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं कार्य कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की एनर्जी होती है टाइडल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा। इसमें क्या है, ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा क्या किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन हेतु ज्वारीय ऊर्जा जनरेटर का प्रयोग, यानी जो टाइडल एनर्जी जनरेटर्स होते हैं, जो टाइडल एनर्जी जनरेटर्स का प्रयोग किया जा रहा है। ये टरबाइन जो होते हैं ये पानी के अंदर वहां पर लगाए जाते हैं जहां पे उच्च ज्वारीय गतियां उत्पन्न होती है। टाइडल एनर्जी जो जनरेटर्स हैं वो पानी के अंदर वहां पर मेनली, कहीं भी ऐसे नहीं है कि कहीं भी फिक्स कर दिया, मेनली वो वहां पर लगाए जाएंगे जहां पर उच्च ज्वारीय गतियां जो हैं वो ज्यादा उत्पन्न होती हैं, यानी एनर्जी जो है जहां पर ज्यादा लगती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अभी विंड एनर्जी पढ़ा था, सोलर एनर्जी पढ़ा था, तो सोलर एनर्जी में हम भी हमने मेन फैक्टर क्या देखा था, सोलर एनर्जी में भी मेन फैक्टर हमने ये देखा था कि उसको ज्यादातर हम रूफ वगैरह पे लगाते हैं, छत वगैरह में लगाते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट रिसीव। विंड एनर्जी में हमने एक बात ये पढ़ी कि विंड एनर्जी में हमने क्या पढ़ा, विंड एनर्जी में हमने देखा था कि जहाँ पे एयर का फ्लो जो है या खुला मैदान टाइप है वहां पर ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी लगाई जाती है, ताकि उसका रीजन ये है कि जो एयर है एयर में प्रेशर बन सके और जनरेटर जो है वो ज्यादा जल्दी जल्दी, या जो विंड टरबाइन्स हैं वो ज्यादा जल्दी मूव करें, जिसके कारण जो एनर्जी है या विद्युत उत्पादन है वो ज्यादा मात्रा में हो। तो इसी तरीके के सारे फैक्टर जो है ना, अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आप ना क्या करिएगा, रिलेट करना चालू करिएगा। ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही आसान है, और अगर नहीं अच्छे से किया तो बहुत मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद करना पड़ेगा हर चीज। तो ये याद ना करना पड़े तो उसके लिए आप जो है वो सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से समझिए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम यहाँ पर बैठ जाए। अब ये देखिए, ये टाइडल रेंज है, ये जैसे आप समझिए डैम वगैरह बनाए गए हैं। ये सी है, ये बेसिन एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये बेसिन एरिया है। यहाँ पे लो टाइड, ये देखिए इस तरीके से जो फ्लो है ना, ये देखिए आप इसके माध्यम से देखिए, 1 मिनट इसे देखने का प्रयास करिए। आप देख पा रहे होंगे ना कि ये जो मूवमेंट है वो इस टाइप से और नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्या है, ये लो टाइड्स है, ये टाइडल रेंज है। तो टाइडल रेंज में देखिए लो टाइड्स है, जिसके कारण जो एनर्जी है वो फॉर्म होगी, एंड उसी के कारण जो है वो विद्युत उत्पादन हो पाएगा। ये डैम है, ये देखिए यहाँ पे ये इस टाइप से सिस्टम फिक्स किया गया है। तो वाटर में ये जो ये वाटर मूवमेंट है ना, तो वाटर मूवमेंट हो रहा है ये तरीके से, ये देखिए आप फास्ट उसमें देख पा रहे हैं ना। तो इसी तरीके से जो है ये वाटर मूवमेंट हो रहा है। तो उम्मीद है अच्छे से क्लियर हुआ होगा तरीके से। अब ये इमेज डायरेक्टली लगाई जाती ना तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होता, इसीलिए देखिए मैंने जो है ना वो ग्राफिक्स यूज करवाए। तो उससे ना आपको, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह पे इमोजी सेंड करते हैं ना, अगर हमें हाई भी करना होता है तो वो इमोजी ऐसे हाई करता रहता है, ये भी उसी टाइप से। चलिए खैर आगे देखते हैं। अब देखते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटीईसी से भी आपको कहीं पे, लिखा ये मिलेगा। ओटीईसी क्या है, ओटीईसी तकनीक के द्वारा महासागर के 1000 मीटर नीचे व सतह के तापमान के अंतर का प्रयोग करके जो है वो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ओटीईसी तकनीक के द्वारा जो है महासागर के 1000 मीटर नीचे व सतह के तापमान के अंतर का प्रयोग जो है वो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। अगर तापमान का अंतर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो तब भी इसे उपयोगी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अगर यानी तापमान में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, अगर अंतर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी होते हैं, तो भी इससे जो हमारी नीडी एनर्जी है ना, जो हमें जरूरत की एनर्जी है, उपयोगी ऊर्जा है, वो प्राप्त की जा सकती है। शोधकर्ताओं ने ओटीईसी यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी को दो प्रकार पर केंद्रित किया जिसमें विद्युत उत्पादन होता है। एक है क्लोज्ड साइकिल यानी बंद चक्र, और दूसरा है ओपन साइकिल यानी कि खुला चक्र।
बेसिकली इसे टू टाइप से डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा, बंद चक्र एंड खुला चक्र। बंद चक्र प्रणाली जो है इसमें कार्यात्मक द्रव्य जैसे अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का आपने नाम सुना होगा ना। तो इसमें जो बंद चक्रीय प्रणाली है उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, अमोनिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो अमोनिया का प्रयोग जो है वो ताप परिवर्तक व वाष्पीकरक यानी हीट एक्सचेंजर एंड वेपोराइजर के रूप में किया जाता है, जो कि मेनली इसका कार्य जो होता है अमोनिया का, वो टरबाइन घुमाने का कार्य होता है, जिसके कारण अब अमोनिया को किसमें हीट एक्सचेंजर एंड वेपोराइजर के रूप में किया जाता है, जो टरबाइन को घुमाने का कार्य करता है। वहीं खुली चक्रीय प्रणाली में जो है वो गर्म पानी की सतह को निर्वात कक्ष में दबाव डालकर जल को वाष्प में बदला जाता है, जिससे टरबाइन चलती है। ओडीईसी द्वारा जो है वो भारत में लगभग 1,80,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की संस्थापित क्षमता को जो है वो आंका गया है। चलिए नेक्स्ट है बायोमास ऊर्जा या फिर जैव ऊर्जा। बायोमास एनर्जी और बायो एनर्जी क्या होता है अब उसे देख। बायोमास ऊर्जा या फिर जैव कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनसे प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा, यानी बायोमास जो एनर्जी जो है, जो जैव ऊर्जा या जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सो जो कार्बनिक पदार्थ यानी जो वेस्ट मटेरियल्स हो गए, तो वेस्ट मटेरियल से जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है वो होती है बायोमास एनर्जी या फिर नवीकरणीय ऊर्जा। अगर हम उसमें देखें तो जैसे कृषि के अवशेष हो गए जो कि वेस्ट मटेरियल हो गए, यानी एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल। एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल में क्या हो सकता है, धान की भूसी हो गई, गन्ने की खोई हो गई, फसलों के अवशेष हो गए, ये सारे। वहीं प्राकृतिक वनस्पति जैसे जटोफरा, करकास, करांजा और शहरी कूड़े कचड़े के अपशिष्ट पदार्थों से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को जैव ऊर्जा कहा जाता है। अब जैव ऊर्जा को मेनली जो क्लासिफाई है, अब जैसे कि बायोमास को जो है वो जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल्स में काफी सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू चेंज किया जाता है या कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे बायोमास को जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल में बदलने के लिए जो है वो मेनली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ऊष्मीय विधि से, रासायनिक विधि से, जैव रासायनिक विधि से। तो ये तीनों मेथड जो है वो बायोफ्यूल्स को बदलने के लिए जो है वो मेनली प्रयोग किए जाते हैं। बायोमास में अगर हम बात करें तो बायोमास में ऐसे कुछ कार्बनिक पदार्थ मिले हुए होते हैं जो हजारों सालों में भूगर्भिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो है वो कोयला और पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। आपने बचपन में थर्ड फोर्थ क्लास की जो हमारी यानी उसकी एवीएस की बुक होती थी, एवीएस की बुक में पढ़ा होगा या साइंस में 6th 7th में भी पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, 6 to 10th की एनसीईआरटी जो है वो साइंस की रीड कर लेनी है। और अगर आप चाहते हैं कि 6 to 10th की एनसीईआरटी हम जल्द से जल्द स्टार्ट करें, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कितने लोग चाहते हैं कि 6 to 10th की एनसीईआरटी जो है वो हम जल्द से जल्द स्टार्ट करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बोलेंगे कि मैम 6 to 10th एनसीईआरटी सीरीज जो है वो आप जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। तो जितने ज्यादा कमेंट्स आप लोग करेंगे उतना जल्दी हम ये सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, आप सभी को पता है कि कोयला और पेट्रोलियम जो है वो किस तरीके से बदलते हैं, हमने बचपन में ईवीएस बुक में तो पढ़ा ही होगा। वहीं भारत में उपयोग होने वाली जो कुल प्राथमिक ऊर्जा है उसका लगभग 32% यानी कितना परसेंट, 32% जो भाग होता है वो बायोमास ऊर्जा में ही आता है। वहीं देश की 70% पॉपुलेशन से भी ज्यादा जो है वो अपनी ऊर्जा की जो उसकी नीड्स होती हैं वो इन्हीं ऊर्जा के सोर्सेस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो पॉपुलेशन है वो कोयला एंड पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट है ना। हमें ऑफिस जाना होता है या कहीं भी जाना होता है तो ज्यादातर हम बाइक वगैरह या व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं। तो व्हीकल जब इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मटेरियल उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मटेरियल का मतलब पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, इनका जो इनमें जो परिवर्तन या जो इनका निर्माण है ना वो एक दिन में या एक साल में नहीं हुआ है, हजारों साल का एक मेथड है, उसी के थ्रू है। बायोमास जो है
वो उन सभी जैसे कार्बनिक पदार्थों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के तहत जो है वो ऊर्जा संग्रहित करते हैं। और जब बायोमास जो होता है ना, बायोमास को जब जलाया जाता है तो यही ऊर्जा जो है वो किस में कन्वर्ट होके बाहर निकलती है, ऊष्मा के रूप में। जैसे अगर आप बायोमास की कैटेगरी में जानना चाहें कि बायोमास की कैटेगरी में क्या आते हैं, तो पेड़ पौधे, लकड़ी और जो एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो सभी के सभी जो है वो बायोमास में। वहीं लकड़ी जो है वो सबसे ज्यादा सामान्य बायोमास की कैटेगरी में आता है, क्योंकि लकड़ी अभी जैसे ठंड का प्रयोग चल रहा है तो लकड़ी का इस्तेमाल खाना बनाने में तो रूरल एरियाज में किया ही जाता है, लेकिन उसके अलावा आग सेकने के लिए किया जाएगा एंड और भी काफी सारे प्रयोग हो सकते हैं लकड़ी के। तो लकड़ी जो है वो सामान्य बायोमास में आता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। बायोमास को जलाने से पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है। इसीलिए उच्च तकनीकों और जैविक संवर्धन के द्वारा ही इन्हें उपयोगी बनाया जाता है, क्योंकि अगर इन्हें डायरेक्टली जो है वो जलाकर उपयोगी बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जलाकर उपयोगी बनाने में प्रॉब्लम ये होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑलरेडी वैसे ही ह्यूमंस के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है एंड काफी सारी ऑलरेडी वैसे भी प्रॉब्लम्स होती हैं इसके कारण। इसीलिए जो है इसे उच्च तकनीकों के द्वारा, जैविक संवर्धन के द्वारा इन्हें उपयोगी बनाया जाता है। 2022 तक जैसे हर एनर्जी को डेवलप करने के लिए एक टारगेट रखा गया है, तो सेम इसे भी 2022 तक 10,000 मेगावाट बायो ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है को रखा गया है। अब देखते हैं बायोफ्यूल्स के क्लासिफिकेशंस, यानी इसके वर्गीकरण किस किस प्रकार से किए जाते हैं। जैव ईंधन जो होते हैं ना, ये मेनली एनर्जी कैरियर होते हैं, यानी यानी कि ऊर्जा वाहक होते हैं, जो जैव भार द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य करते हैं। वहीं जैव ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा का ही रूपांतरण किया जाता है। जैव ईंधन के बारे में अगर देखें तो इन्हें जो है वो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स में देखें तो टेक्निकल तरीके से तो इनका डिवीजन नहीं किया गया है, बट मेनली जो डिवीजन है वो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण मेनली दो तरीकों से किया गया है। जैसे स्वरूप के आधार पर, यानी तकनीकी प्रयोग के आधार पर, और जैव भार के स्रोत के आधार पर, मेनली इन्हें दो रूपों में। अब जैसे स्वरूप के आधार पर किस तरीके से, स्वरूप के आधार पर हम ठोस जैव ईंधन देख सकते हैं, द्रव्य ईंधन देख सकते हैं, गैस जैव ईंधन देख सकते हैं। ठोस जैव ईंधन में जो है वो लकड़ी और चारकोल आता है। द्रव्य जैव ईंधन में इथेनॉल, बायोडीजल और पाइरोलिसिस तेल आता है। गैस जैव ईंधन में बायोगैस आ जाता है। तो ये जैव ईंधन जो है ये मेनली स्वरूप के आधार पर डिवीजन है। वहीं जैव भार के आधार पर भी जो जैव ईंधन है उसका डिवीजन किया जाता है। जैसे कि जैव भार के स्रोत के बेसिस पर जैव ईंधन को चार यानी 4 जनरेशन्स में मेनली डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रथम सीढ़ी आ गया, द्वितीय सीढ़ी आ गया, तृतीय सीढ़ी आ गया एंड चतुर्थ पीढ़ी आ गया। तो इसमें प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन देखेंगे, द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन, तृतीय एंड चतुर्थ पीढ़ी के जैव ईंधन। अब इनको एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से कार्य करते हैं और कौन कौन से, यानी प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन क्या होते हैं, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ। तो मेनली जो है प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन जो है वो डायरेक्टली खाद्य फसलों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि शर्करा हो गया, अनाज व बीजों से उत्पादित जो भी जैव ईंधन है उन्हें प्रथम सीढ़ी के जैव ईंधन कहा जाता है। गेहूं व गन्ना जैसी खाद्य फसलों को सर्वाधिक मात्रा में जैव ईंधन हेतु प्रयोग करते हैं। व इथेनॉल व ब्यूटेनॉल किण्वन यानी फर्मेंटेशन के द्वारा जो है वो इसे प्राप्त किया जाता है। वहीं अगर बात करें द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन की, इस श्रेणी के जैव ईंधन जो है वो जैव भार व काष्ठीय सेलुलोज यानी सेलुलोज बायोमास से उत्पादित किए जाते हैं। वहीं खाद्य पदार्थों या खाद्य फसलों के अगाध अपशिष्ट जैसे मक्के की डंठल, धान की भूसी या फिर
अखाद्य फसलें हो गई, जैसे जटोफरा हो गई, हाइब्रिड हो गई, हाइब्रिड पॉपुलर, ये सारे जो प्रयोग है वो द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन जो है वो पारंपरिक फसलों की तुलना में जो है वो प्रत्येक एकड़ यानी प्रथम और द्वितीय जो पीढ़ी के जैव ईंधन होते हैं, ये अधिक सघन जैव ईंधन उत्पादित करने में सक्षम होते हैं। ये कम खर्च, ज्यादा ऊर्जा और पूर्णता जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेस होते हैं, जिन्हें शैवालों को कम लागत, उच्च ऊर्जा और पूर्णतया नवीकरणीय फीड स्टॉक के रूप में कार्य करने के लिए संवर्धित इनको किया जाता है। वही चतुर्थ पीढ़ी के जैव ईंधन की बात करें तो चतुर्थ पीढ़ी के जैव ईंधन में ये उत्पादन प्रोसेस जो है वो दूसरी व तीसरी पीढ़ी के उत्पादन से बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलता है। इसमें उत्पादन के जो सभी फेजेस होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसका अवशोषण किया जाता है, और इस पीढ़ी के यानी जो चतुर्थ पीढ़ी के जैव ईंधन है उनका लक्ष्य धारणीय ऊर्जा का उत्पादन करना तथा CO2 का अवशोषण जो है वो संचय करने को होता है। तो मेनली चतुर्थ पीढ़ी, अब जैसे पंजाब के भटिंडा में HPCL के द्वारा जो है वो द्वितीय पीढ़ी की इथेनॉल बायो रिफाइनरी स्थापित की गई है, और बायो रिफाइनरी जो है वो हर साल लगभग 3.20 करोड़ लीटर जो है वो इथेनॉल का उत्पादन करेगी। वहीं इथेनॉल जो है वो ब्लेडेड पेट्रोल यानी EBP की टाइम पीरियड में या फेज में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं बायोगैस के बारे में, फिर मैं बायोमास एंड बायोमास गैसीकरण भी आपको बताऊंगी कि क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोगैस है, देखते हैं कि बायोगैस क्या होता है। तो बायोगैस जो है वो मवेशी जो होते हैं ना, यानी जो जानवर होते हैं, जैसे गाय भेड़ बकरी वगैरह हो गई, तो मवेशियों द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले पदार्थ, साथ ही कृषि व अन्य कार्बनिक अपशिष्ट मनुष्य के लिए जो है वो प्राचीन काल से ही ऊर्जा के स्रोत रहे हैं। अब कैसे, जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये अपशिष्ट विघटित होकर बायोगैस और उच्च गुणवत्ता की कार्बनिक खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं इसी प्रोसेस में बायोमिथेनेशन, इस जो ये प्रोसेस होता है, यानी कि क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अपशिष्ट होते हैं, यानी जैसे कृषि पदार्थ हो गए, कार्बनिक मटेरियल्स हो गए, तो ये क्या होते हैं कि जब जो है सॉरी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होते हैं, बायोगैस और उच्च गुणवत्ता की कार्बनिक खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ये उच्च गुणवत्ता की कार्बनिक खाद की प्रक्रिया में परिवर्तित होते हैं, तो वही जो प्रोसेस होता है उसी को बायोमिथेनेशन कहा जाता है। क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों के विघटन से मिलने वाली बायोगैस में 60 to 65% तक मीथेन यानी मार्श गैस या फिर गोबर गैस होती है। तो मीथेन में याद रखिए कि मार्श गैस होती है या फिर गोबर होती है। इसमें जो बायोगैस में जो 60 to 65% है वो मीथेन होती है। अब मीथेन में क्या क्या इंक्लूड होता है, मार्श गैस इंक्लूड होता है एंड गोबर गैस इंक्लूड होता है। उसके अलावा मीथेन के अलावा बायोगैस में 35 to 40% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.5 to 1% के आसपास जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें हो। अब ये देखिए, ये जो होता है ये बायो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो है वो एनारोबिक डाइजेस्टर है, और ये इस तरीके से जो है ये मटेरियल है। यानी किस तरीके से इसको किया जाता है कि बायोगैस प्लांट के बारे में बात करें अगर हम, तो जो भी जैसे जानवर वगैरह होते हैं, तो पशु का गोबर वगैरह हो गया। अब एक टैंक टाइप बना दिया जाता है जिसमें पशुओं का गोबर होता है, और गोबर को डाल दिया जाता है एंड जल का जो है वो मिश्रण डाला जाता है, और एक बायोगैस कुआं टाइप बनाया जाता है जिसमें बायोगैस में यानी जो मीथेन गैस होती है, और फिर उसमें से उसे कुछ टाइम के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है। उससे जो गैस निकल कर सॉरी उससे जो अपशिष्ट पदार्थ या खाद कह सकते हैं, वो जो खाद बनकर मेनली आती है। अब इसके बायोगैस के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, सो एडवांटेजेस जो है वो इसके काफी सारे हो सकते हैं।
ईंधन के रूप में बायोगैस जो है वो विलेज लेवल पर एक इकोनॉमिकली जो है वो काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। जैसे किस तरीके से, बायोगैस जो है वो एक स्वच्छ ऊर्जा सोर्स है। इसमें स्वच्छ तरीके से बनाया गया है, कोई भी केमिकल्स वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है। साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नमी समेत बाकी अशुद्धियों को हटाकर इसे बायोमीथेन या फिर शुद्ध बायोगैस यानी प्योर बायोगैस में रूपांतरित किया जा सकता है। शुद्ध बायोगैस में जो मेनली है वो वही गुण होते हैं जो सीएनजी में होते हैं, यानी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में जो सभी गुण पाए जाते हैं ना, वो सभी के सभी गुण जो है वो बायोगैस में भी पाए जाते हैं। और बायोगैस जो है वो सीएनजी के एक कह सकते हैं कि विकल्प के रूप में भी इसका प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। साथ ही में रूरल लेवल पर इसे खाना बनाने के लिए प्रकाश के सोर्सेस के रूप में भी बायोगैस काफी ज्यादा उपयोगी हो सकती है। बायोगैस में खासकर खाना पकाने के लिए जो है वो जंगलों से प्राप्त की जाने वाली लकड़ियां और परंपरागत चूल्हों पर ग्रामीण आबादी की निर्भरता जो है वो कम करती है। क्योंकि आज के टाइम पीरियड में लोगों को जो है ये आलस भरा कार्य लगने लगा है। तो बायोगैस जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। गांव में लकड़ी और जो परंपरागत चूल्हे हैं, या अगर ये कहें कि बरसात के मौसम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो एक बायोगैस जो है ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही में रूरल एरियाज में बायोगैस से कृषि उत्पादकता पर भी जो प्रभाव है वो पड़ता है। मवेशियों के द्वारा उत्सर्जित जो पदार्थ हैं और कृषि से जो अपशिष्ट है, उसको जलाने से, अगर जलाया जाता है तो पॉल्यूशन होता है। वहीं बायोगैस जो है वो जैविक विघटन की प्रक्रिया से मिलती है, जिसमें मिट्टी के पोषक तत्व जो हैं वो अगेन मिट्टी में ही मिले रहते हैं। यानी कि बायोगैस बनाई गई, तो बायोगैस में जो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला गया, ना ही आग वगैरह जलाई गई, क्योंकि कहीं ना कहीं है। अब देखिए कि जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसे जब हम जमीन में जलाते हैं तो वो जो मिट्टी होती है, वो जो फर्टाइल मिट्टी होती है, ये जो पोषक तत्व मिट्टी के होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो बायोगैस से वो भी संरक्षित रहते हैं। साथ ही में छोटे छोटे स्तर पर औद्योगिक इकाइयों ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को भी स्थापित करने के लिए बायोगैस का प्रयोग जो है वो किया है। प्रेजेंट टाइम में अगर बायोगैस के तकनीक एवं विकास का कार्य जो है वो अगेन कौन कर रहा है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बायोगैस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिवीजन के द्वारा किया जा रहा है, उसी की देखरेख में किया जा रहा है। वहीं अगर जमीनी स्तर पर हम बात करते हैं बायोगैस तकनीक में, तो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकारों की होती है, जो भी गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं उनकी होती है, और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और अलग अलग सरकारी संगठन जो होते हैं, जो सरकारी संगठनों के लिए होती है। मेनली अगर हम 1980s की बात करते हैं, तो 1980 के टाइम पीरियड में जो एनडीबी है, एनडीबी उदयपुर यानी राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत के जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र थे, इनमें निम्न जातिगत समुदायों में बायोगैस को प्रोत्साहित करने का कार्य जो है वो चलाया गया था। अब उसके अलावा आ जाता है जैव ऊर्जा पर आधारित न्यू तकनीक यानी न्यू टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन बायो एनर्जी। तो न्यू टेक्नोलॉजीज क्या है बायो एनर्जी पर बेस्ड, उसे देख लेते हैं। तो यूसी एल ए एनर्जी जो है स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस के शोधकर्ता ने साइनोबैक्टीरिया के जीन के स्तर पर संशोधित करके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर द्रव ईंधन आइसोब्यूटेनॉल बनाने में जो है वो सफलता प्राप्त की है। तो मेनली ये तकनीक जो है वो तकनीकों का निर्माण किया जा रहा है, सफलतापूर्वक इन पर कार्य भी चल रहे हैं। वहीं आइसोब्यूटेनॉल जो है वो गैसोलीन का अच्छा विकल्प हो सकता है, और पूरी प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होती है। तो इसमें जो भी प्रोसेस अपनाया जाता है वो सभी का सभी जो है वो उसमें सूर्य के प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। मेनली शैवाल से विद्युत उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, चलिए। तो शैवाल से विद्युत ऊर्जा उत्पादन देखते हैं, यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एल्गी, इससे किस तरीके से प्रयोग किया जाता है उसे देखते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें शैवाल से जैव विद्युत या बायो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एल्गी, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो हैं वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जो प्रकाश ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी जो होती है उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो रासायनिक ऊर्जा होती है ये शर्करा बॉन्ड यानी सुगर बॉन्ड्स के रूप में कोशिका में भंडारित हो जाती है। वहीं प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में क्लोरो प्लास्ट में होती है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, सो इसमें मेनली ये जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। और ये प्रक्रिया जो है वो जल का विखंडन ऑक्सीजन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से होता है, जिसका विखंडन जो है। वहीं जब क्लोरोप्लास्ट पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा संस्तर में को प्राप्त कर लेते हैं, जहां से ये प्रोटीन अणुओं द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। क्योंकि इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन की एक जो प्रोसेस होता है वो प्रोटीन द्वारा गुजरते हैं, और जहां से ये प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा का उपयोग कर संकरा अणुओं को संश्लेषण करने का कार्य करती है। इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं, देखिए ये इस तरीके से, जैसे ये सी फॉर्म्ड एल्गी है, ये बायो रिफाइनरी यहाँ पे लगाई गई है, ये वाइल्ड एल्गी है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। इस तरीके से ये जो है ये पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने एक नई पद्धति जो है, एक न्यू प्रोसेस इमर्ज किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो उच्च ऊर्जा है, सो उच्च ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने शैवाल की कोशिका भित्ति में इस कार्य के लिए निर्मित जो अल्ट्रा सल्फ गोल्ड नैनो इलेक्ट्रोड है उसे लगाया है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसे इलेक्ट्रोड के साथ आकर्षित करवाया, जिसमें सूक्ष्म मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न हुई। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शैवाल कोशिका जो है वो जीवित रही। तो जब इसमें रिसर्चर्स ने अपना शोध किया, तो रिसर्चर्स का मानना ये हुआ कि एकल कोशिका से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करके विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। और इसमें अभी भी शोध जो है वो चल रहे हैं। जैव विद्युत यानी जो बायो इलेक्ट्रिसिटी में ऊर्जा उत्पादन की शुरुआत की गई, जो आने वाले भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन कर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो सकता है। अब जीन संवर्धित तंबाकू का जो पौधा है उसे बायोडीजल में उत्पादित किया गया। किस तरीके से किया गया, देखते हैं। तो चलिए उसे भी बताती हूँ कि किस तरीके से किया गया। पहले यहाँ पे देखिए किया क्या गया कि बायोटेक्नोलॉजी फाउंडेशन प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने तंबाकू की पत्तियों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक न्यू प्रोसेस, जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं उसमें तेल की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती थी। तेल की मात्रा को ज्यादा बढ़ाने के लिए एक नई विधि विकसित की गई। इसका प्रयोग जो है वो आने वाले फ्यूचर में करके जैव ईंधन बनाया जा सकेगा। साथ ही शोधकर्ताओं के अकॉर्डिंग तंबाकू से दूसरी कृषि फसलों की तुलना में अधिक दक्षता के साथ जैव ईंधन का भी उत्पादन हो सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो तंबाकू के बीज होते हैं उनका जो भार होता है वो भार में 40% ही तेल होता है। साथ ही तंबाकू के पौधे में तेल निष्कर्षण के लिए बीजों की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर तंबाकू की जो पत्तियां हैं उनमें प्रति ग्राम जो अगर भार के बेसिस पे देखें तो 1.7 से जो है वो 4% तक का ही तेल होता है। अब यहाँ पे शोधकर्ताओं ने जो है वो उन्होंने डीजीएटी और लीफी कॉटिलैंडन 2 को जीन में परिवर्तित किया है। बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ। तो जीन में किस तरीके से परिवर्तन किए जाते हैं, क्या किया जाता है, वो आप सभी लोगों को पता है। अगर नहीं याद है तो दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जाइए नोट्स से एक बार रिवाइज करिए, रिवीजन की आवश्यकता है, बार बार बोल रही हूँ। और क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख रहे होंगे, मेंस के क्वेश्चंस उम्मीद कर रही हूँ। और अगर नहीं लिख रहे हैं ना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो 6.8% प्रति ग्राम जो है वो भार तेल प्राप्त हो। इन फ्यूचर तंबाकू जैव ईंधन का जो है वो अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि खाद्य फसलों की तुलना में जैव ईंधन का उत्पादन जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में अच्छे से होता है।
नेक्स्ट राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में देखते हैं ये क्या है। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी नाइस, जिससे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, यानी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ये स्वायत्त रूप से कार्य करता है। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट या ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सौर ऊर्जा के अनुसंधान एवं विकास के कार्य में अपना योगदान देता है। वहीं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का पुराना नाम जो है वो सौर ऊर्जा केंद्र यानी सोलर एनर्जी सेंटर था, जिसे 2013 में परिवर्तित कर दिया गया। वहीं NISE को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन को कार्यान्वित करने, शोध व तकनीकी से संबंधित कार्यों को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को सहयोग प्रदान करने के लिए भी स्थापित किया गया था। अब मेनली अगर इसके बारे में देखें तो इसमें जो है काफी सारे चेंजेस किए गए, जैसे NISE ने सौर ऊर्जा केंद्र की सभी तकनीक है उन्हें अगेन जो है वो पुनर्संगठित किया है, ताकि मंत्रालय को जो भी उत्तरदायित्व दिए गए हैं वो सभी उत्तरदायित्व मंत्रालय के द्वारा निभाए जा सके। वहीं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान प्रमाणीकरण, मानकीकरण और पारस्परिक शोध प्रशिक्षण व सौर तकनीकों की प्रणालियों का भी परीक्षण करता है, जिससे जो सरकार, जो संस्थाएं और उद्यम क्षेत्र हैं उन सभी के बीच जो है वो एक मध्यस्थता की भूमिका बनी रहे। और मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाली ये जो नाइस इंस्टीट्यूट है ये एक भूमिका भी निभाता है, प्रभावशाली भूमिका निभाता है। वहीं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थित है। वहीं पर भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड नेक्स्ट जो वो आ जाता है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SECI। अब ये इसका क्या कार्य है, तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड SECI जो है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जो है ये एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसमें जो इसकी स्थापना जो है यानी SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 20 सितंबर 2011 को की गई थी। SECI को मूल रूप से कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। वहीं इसकी स्थापना जो है वो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन और उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई है। अब वहीं अगर हम बात करें तो ये जो है ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक ऐसा अकेली बॉडी है जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र को समर्पित है। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को समाहित करने के लिए कंपनी के अधिशेष को भी व्यापक बनाया गया है। ये जो है ये गैर लाभकारी उपक्रम है। वहीं इसे जो है वो 2014-15 के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के तहत SECI का नाम बदलकर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा निगम यानी RECI करने की स्वीकृति जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया। तो पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, SECI हुआ करता था। अब इसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा निगम रख दिया गया है। ताकि ये जो है मेनली नाम बदलने का पर्पस क्या था, एक्चुअली में ना देखिए होता क्या है, कार्य जो है वो एक टाइम पे गवर्नमेंट को जो है ना वो जैसे कहते हैं ना किसी चीज का चस्का लग जाता है, चस्का लगना मतलब लत टाइप या आदत। तो वैसे ही गवर्नमेंट को एक टाइम पे ना जो भी अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, अलग अलग रेलवे स्टेशन हो गए, शहरों के नाम हो गए, बदलने का दिल कर रहा था। सेम उसका भी नाम बदल दिया गया। ये कार्य जो है वो लगभग वही है, बट कोई बात नहीं, अब नाम चेंज किया गया है तो अब हमें इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि RECI की स्वीकृति भारत सरकार ने दी, ताकि ये यानी जो RECI है ये एक स्वसंपोषित और स्वतः उत्पादन संगठन बनाया जा सके। वहीं वाणिज्यिक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए भी इसे तैयार किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के सभी अंग अर्थात सौर ऊर्जा के अलावा भूतापीय, अपतटीय वायु, ज्वारीय ऊर्जा के विकास के लिए भी इसे सक्षम RECI को बनाया जा रहा है। वहीं ये प्रस्ताव भी है कि इससे स्वीकृति के बाद भारतीय सौर ऊर्जा निगम का नाम बदलकर भारतीय अक्षय ऊर्जा निगम यानी रेन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया कर दिया जाए।
तो अभी ये भी बात इसमें चल रही है। इसके मेजर गोल्स क्या है जो ये अचीव करने का प्रयास करते हैं? तो इसके मेजर गोल्स की बात करें तो बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इसका जो हस्तांतरण है वो और जगह पर भी हो सके। वहीं पर्याप्त सौर विकिरण का उपयोग करके नया हरित भारत बनाया, तो इसमें सौर विकिरण का भी प्रयोग करने की बात चल रही है। और सौर ऊर्जा का विकास कर समूचे देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की जाए। ऊर्जा सुरक्षा जो है वो भी लोगों को सही ढंग से मिल पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बॉडी आती है वो है नाइव, यानी राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान। और पूर्व नाम जो इसका हुआ करता था वो हुआ करता था पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र, यानी सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, CWET। इसका भी नेम बदल के जो है वो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किया गया है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। आगे देखते हैं, दो चार बॉडी और बची हैं, उनको भी पढ़ के खत्म करते हैं एक साथ। तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 1998 में स्थापित किया गया। ये मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, जो देश में पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के तकनीकी केंद्र के रूप में कार्यरत है। तो मेनली वहीं डेनिडा, यानी डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, डेनिडा नामक डेनमार्क सरकार की एक एजेंसी के तकनीकी व वित्तीय समर्थन से तमिलनाडु के कैथार जिले में एक पवन टरबाइन परीक्षण स्टेशन की भी स्थापना की गई। यहाँ भारतीय विंड टरबाइन प्रमाणीकरण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अकॉर्डिंग विंड टरबाइन जनरेटर का परीक्षण कार्य जो है वो किया जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, यानी ये जो न्यू डेनिडा, ये डेनिडा आखिर है क्या, ये इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहें, वरना कोई बात ही नहीं। डेनिडा है क्या? डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसके गोल्स क्या है, मेनली मेजर गोल्स क्या है इसके? तो अगर हम मेजर गोल्स के बारे में बात करते हैं तो पहला गोल्स जो आ जाता है, अलग अलग सोर्स से जो जानकारी प्राप्त होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पवन स्रोतों का विश्लेषण करना तथा पवन ऊर्जा सोर्सेस हेतु जानकारी तैयार करना, जैसे पवन मानचित्रण, पवन संदर्भ आदि की जानकारी तैयार करना। और जो नाइव है वो देश में पवन शक्ति के क्षेत्र में पवन ऊर्जा के प्रयोग को समर्थन देने के बाद इनकी वृद्धि के लिए तकनीकी केंद्र पर कार्य करता है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की परीक्षण प्रक्रिया व मानदंडों के अकॉर्डिंग संपूर्ण पवन शक्ति व्यवस्था एवं संगठकों के परीक्षण के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित करना। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं उनको मानव संसाधन विकास कार्यक्रम का आयोजन करना और पवन ऊर्जा संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार बढ़ाना व ग्राहकों को अलग अलग प्रकार की परामर्श सेवाएं प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो बॉडी है वो आ जाती है इंडियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, यानी WEA। ये संस्था जो है ये 2002 में सोसाइटी एक्ट के तहत एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित की। 350 से भी ज्यादा समर्पित सदस्यों के साथ भारत में ये पवन ऊर्जा को प्रोत्साहित एवं विकास करने के लिए कार्यरत है। मेनली इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देश में पवन ऊर्जा संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए ताकि देश में वहनीय स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। वहीं पवन ऊर्जा के बारे में प्रोत्साहन के साथ साथ जागरूकता फैलाना, लोगों में फैलाना। वहीं पर ये संस्था जो है वो कुछ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निकायों जैसे वर्ल्ड विंड एनर्जी एसोसिएशन, द यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन एंड CII और फिक्की व एसोचैम की सदस्य भी। तो ये इसके जो कुछ हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। वहीं 31 मार्च 2020 तक जो पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता है वो लगभग 37,794 मेगावाट की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो बॉडी आ जाती है वो आ जाती है इंडियन विंड पावर एसोसिएशन, तो यानी IWPA। ये इसका लोगो है, हेल्पिंग मैनकाइंड विथ एनर्जी फ्रॉम नेचर, इंडियन विंड पावर एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है
वो 1996 में की गई थी एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में। देखिए, इसे ना रटने नहीं आप बैठिएगा, हो जाए माइंड में रह जाए तो ठीक है, वरना आपको इसके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं कि अच्छा पवन ऊर्जा लगाई जा रही है तो किस लिए लगाई जा रही होगी, सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं तो किस लिए, विंड एनर्जी पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं तो किस, सब बेसिक मेंस आंसर राइटिंग में आंसर आप अपने आप लिख लीजिए। वहीं संस्था का राष्ट्रीय कार्यालय जो है वो चेन्नई में है तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालय जो है वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में है। वहीं संस्था में पवन ऊर्जा का विकास में आने वाली जो बाधाओं हैं दूर करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश के लिए एक सक्षम नियामक व पर्यावरण नीति की स्थापना के लिए लगातार काम जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद ये संस्था जो है वो राष्ट्रीय औद्योगिक निकायों जैसे भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वहीं CWET, वहीं CERT और CEA आदि कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट संस्था आ जाती है वो SS और NIBE। इसका पूर्व नाम जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय ऊर्जा संस्थान, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान की भूमिका को अधिक व्यापक बनाते हुए इसे जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान में परिवर्तित कर दिया है। इसीलिए इसका नाम जो है वो SSNIBE यानी सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान लिखा हुआ था। वहीं ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन गठित एक स्वायत्त संस्थान, एक फ्री बॉडी है। इसकी स्थापना पंजाब में जैव ऊर्जा से जुड़े उच्च स्तर के शोध और विकास कार्यों के लिए प्रारंभ से किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेटिव हाइड्रो एनर्जी सेंटर AHE। इसे जो है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 1982 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में वैकल्पिक जल ऊर्जा केंद्र स्थापना की थी। इसका उद्देश्य जो है वो कम क्षमता की पन बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए दीर्घ और लघु अवधि के पाठ्यक्रम आरंभ करना था। वहीं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA, तो मेनली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 1987 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना की। वहीं एजेंसी देश के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती है और साथ ही साथ ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाती। वहीं प्रारंभ में यह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था यानी NBFC के रूप में कार्यरत थी। वर्तमान में इसे भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी 1 यानी कैटेगरी 1 का दर्जा जो है वो प्राप्त किया गया। तो ये थी हमारी आज का डिस्कशन। इसमें जो सारी बॉडीज थी वो डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपसे भी कोई सेशन पसंद आया सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।